हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक वैष्णव आयरन क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट करी 10th की, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे थे विद्युत धारा। इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, इसका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि यदि इलेक्ट्रॉन रुके हुए हैं तो उन्हें हम आवेश कहेंगे। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन गतिशील हैं, मतलब आवेश बह रहे हैं, तो इसे हमने धारा का नाम दिया। फिर हमने कहा कि जो धारा है उसको बहाने का काम कौन करता है, मतलब आवेश को फ्लो करवाने का काम कौन करता है, तो सेल, जिसे हम बोलते हैं विभवांतर। कोई बात नहीं। फिर हमने कहा कि इस धारा को रोकने का काम कौन करेगा, तो धारा को रोकने का काम करता है प्रतिरोध। फिर हमने कहा कि एक तो थी हमारे पास धारा, एक था हमारे पास विभवांतर। इस धारा और विभवांतर में एक संबंध निकल के आया, जिसको नाम दिया, जिस संबंध के बारे में बताया ओम ने, जिसे हमने ओम का नियम दिया। ओम ने क्या कहा, ओम की कुछ शर्तें भी थी। ओम ने कहा अगर किसी चालक तार के ताप, दाब, चालक तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल आदि को नियत रखा जाए तो चालक तार का विभवांतर धारा के समानुपाती होगा। वहां से हमारे पास V बराबर IR था, वहां से V प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो बराबर आएगा और एक नियतांक आएगा R, जिसे हमने नाम दिया प्रतिरोध। यह प्रतिरोध क्या करता है, यह प्रतिरोध धारा को रोकने का काम करता है। इसी को हम पढ़ रहे थे। कंटिन्यू करते वापस कि प्रतिरोध सुनना। तो प्रतिरोध क्या था, प्रतिरोध धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। प्रतिरोध क्या करता है, प्रतिरोध धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। ओम को हम ऐसे लिखते हैं। फिर हमने देखा कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कुछ कारक थे। तो प्रतिरोध को चालक तार की लंबाई प्रभावित करती है, प्रतिरोध को चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसे हमने क्या नाम दिया था, मोटाई, प्रभावित करती है। तो हमने कहा कि किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, मतलब चालक तार का जो प्रतिरोध है वो उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। मैंने आपको कल भी कहा था, क्या कहा था मैंने कल भी आपको कहा था कि समानुपाती का अर्थ होता है एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक राशि घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। अगर हम लंबाई बढ़ा रहे हैं और प्रतिरोध भी बढ़ा, मतलब इनके बीच में समानुपाती का संबंध है। हमने कहा कि चालक तार की जो मोटाई है या चालक तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है, चालक तार के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसा। फिर हमने इन दोनों को जोड़ा। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ा। तो जोड़ के हमने क्या लिखा कि R बराबर जो हमारे निकल के आया, चलो यहां से बराबर की जगह प्रोपोर्शनल लगाते हैं, तो हमारा क्या निकल के आया कि R प्रोपोर्शनल टू ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाकर हम बराबर लगाएंगे तो यहां पर हमारे पास एक नियतांक आएगा, और वो नियतांक क्या निकल के आया था, रो, और ये L और बटे A। तो हमने कहा कि R बराबर क्या हो गया, रो ले। हमने कहा कि भैया ये प्रतिरोध, ये जो रो है ये है क्या, तो हमने कल भी समझा था कि प्रतिरोध भी धारा को रोकता है, प्रतिरोधकता भी धारा को रोकती है। जब भैया दोनों ही धारा को रोकने का काम कर रहे हैं, फिर दोनों में अंतर क्या है, तो हमने कहा कि भैया ये आपका जो प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध ये तो चालक तार की लंबाई, चालक तार की मोटाई पर निर्भर करता है, लेकिन जो प्रतिरोधकता होती है वो न चालक तार की लंबाई पर न ही चालक तार की मोटाई पर निर्भर करती है। अब हम प्रतिरोधकता के बारे में बात करते हैं कि अगर यहां से अगर मैं प्रतिरोधकता का मान निकालूं, रो का मान निकालूं, तो मुझे बताओ क्या निकल के आएगा। सोचो, ये A यहां पर भाग में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में हो गया, बहुत बढ़िया। यहां पर जो L इधर गुणा में, इधर जाएगा तो क्या हो गया, भाग में हो गया। तो यहां रो बराबर हमारे पास कौन सा फॉर्मूला निकल के आया, RA बटा L। बहुत बढ़िया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो रो है वो दिए गए चालक तार, यहां है क्या है, यहां चालक तार। तो यहां ये जो रो है वो दिए गए चालक तार या कोई भी पदार्थ है उसके लिए नियतांक है। इसे चालक तार की प्रतिरोधकता भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, चालक तार की प्रतिरोधकता। और इसका जो मात्रक होता है वो याद रखना ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम।
प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। अब हम कुछ सवाल करते हैं और आप मान के चलिएगा कि ये जो सवाल है ये आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और मैंने कल भी कहा था कि आपका इससे पहले एक सवाल था जो पहले वाला एग्जाम हुआ ना, उसमें आया हुआ है 2023 के बोर्ड एग्जाम में। इसको समझते हैं पहले। तो ये क्या कह रहा है, सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे। ये कह रहा है यदि किसी चालक तार की लंबाई को दुगुना कर दे, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दे, तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले तो ये देखो कि प्रभाव किसकी पूछ रहा है, प्रतिरोध की पूछ रहा है या प्रतिरोधकता की पूछ रहा है। अगर प्रतिरोध की पूछे तो आप बोल देना कि चालक तार का प्रतिरोध तो लंबाई पर भी निर्भर करता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भी निर्भर करता है, मतलब इसका आंसर निकल के आएगा। देख तो चलो हम जानते हैं कि R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है रो ले। R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है रो ले, रो L बटा A। अब ये कह रहा है कि आपको चालक तार की जो लंबाई है, चालक तार की क्या है, चालक तार की जो लंबाई है उसे दुगुना कर रहा है। चालक तार की लंबाई को क्या कर रहा है, चालक तार की लंबाई को दुगुना, मतलब लंबाई L है तो दुगुनी कर दी तो कितनी होगी, 2L। सही बात है। उसके बाद ये चालक तार की जो मोटाई है या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसे ही कह रहा है कि इसे आधा कर दिया जाए, तो हमने आधा कर दिया, ये A है, इसका हमने कर दिया आधा। तो इसके प्रतिरोध पर क्या फर्क पड़ेगा। तो प्रतिरोध मैंने माना कि प्रतिरोध जो R था वो R की जगह क्या हो जाएगा, R डैश हो जाएगा। प्रतिरोध पर फर्क पड़ेगा ना, लंबाई को दुगुना कर दे, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दे, तो प्रतिरोध पर क्या फर्क पड़ा, तो मैंने माना कि प्रतिरोध R डैश हो गया। अब इधर देखो रो, लंबाई की जगह क्या लिखेंगे, 2L, क्योंकि लंबाई को हमने दुगुना करा था। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की जगह क्या रखेंगे, A/2, क्योंकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने आधा लिखा था। कोई दिक्कत वाली बात। अब इसको हल करते, इधर देखना ध्यान से आराम से। मुझे तो ये A/2 है, ये क्या है रो 2L, कोई दिक्कत नहीं है, बटे A/2 है। ये ऊपर जैसे ही जाएगा, ऊपर ही काय का होगा, गुणा में होगा। पहले एक बार इसको अच्छे से लिखते हैं, इधर देखना कितना है, 2L। ठीक है। अब हमने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इस A/2 को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ऊपर ही गुणा में होगा तो क्या हो जाएगा, 2/A। 2 दुआ कितना होगा, 4, और ये क्या है, रो L/A। अब मुझे बताओ क्या ये देखा देखा लग रहा है क्या भैया, ये देखा देखा लग रहा है क्या, रो L/A देखा देखा लग रहा है क्या आपको, बोलो। तो आप बोलोगे कि हाँ ये तो देखा देखा लग रहा है। ये क्या है, ये रो L/A क्या है, R। तो मतलब मुझे बताओ R डैश, क्योंकि हम किसका मान निकाल रहे हैं, R डैश का। तो R डैश का मान कितना निकल के आया, 4R। तो आप क्या कहोगे भैया, आप कहोगे यदि चालक तार की लंबाई को हमने दुगुना कर दिया, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया, तो प्रतिरोध कितना हो गया, 4 गुना हो गया। पहले का कितना हो गया, पहले का 4 गुना हो गया। आई बात समझ में। अगला सवाल करते हैं ऐसा ही। ये कह रहा है यदि किसी चालक तार की लंबाई, सुनो ध्यान से पढ़ना सवाल को अच्छे से। ये कह रहा है यदि किसी चालक तार की लंबाई को दुगुना कर दे, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को भी क्या कर दे, दुगुना। माना हमने कहा कि लंबाई जो थी, प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, प्रारंभिक लंबाई थी L, उसे इसने कर दिया दुगुना। डन। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसे भी हमने क्या कर दिया, दुगुना कर दिया। कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो प्रतिरोध पर क्या फर्क पड़ेगा, हम जानते हैं कि पहले हम देखेंगे भैया किसका पूछ रहा है, प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध पर तो फर्क पड़ता है। R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है रो ले। अब हमने कहा कि इसको लंबाई को दुगुना किया, प्रति अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दुगुना किया, तो प्रतिरोध R से क्या हो गया, R डैश हो गया। रो अपनी जगह, लंबाई को दुगुना किया तो लंबाई की जगह क्या लिखेंगे, 2L। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की जगह भी क्या लिखेंगे, 2A। 2 से क्या हो गया, 2 कट गया। तो मुझे एक बात बताओ कि जो हमारा R है वो किसके बराबर निकल के आया, R हमारे निकल के आया रो L/A। और मुझे एक बात बताओ आप सब कि ये रो L/A है क्या, ये R डैश की बात पूछ रहा है, ये रो L/A क्या है, R ही है। इधर देखो ये वाला R।
तो हम मुझे बताओ आर डैश बराबर क्या हो गया, आर डैश बराबर आ गया आर, मतलब प्रतिरोध पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? प्रतिरोध पर क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कट गया। अब आगे बात करते, अब देखना सवाल को अच्छे से। अगर वो आपको सवाल देगा तो मान के चलिएगा आपको यही वाला सवाल मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है कि किसी चालक तार की लंबाई को दुगुना कर दिया, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोधकता पर क्या फर्क पड़ेगा। आप बोलोगे कि सर अभी तो करा ही था, आप 2-2 बार लिख के ले आए इस सवाल को। भैया 2-2 बार नहीं है, देखो पहले वाला सवाल क्या था, पहले वाला सवाल देखिएगा ध्यान से। पहले वाला सवाल था कि प्रतिरोध पर क्या फर्क पड़ेगा। इस बार वाला सवाल क्या है, इस बार वाला सवाल अपने पास है, इस बार वाला सवाल अपने पास है, ये वाला देखना, रुको 1 मिनट, ये वाला सवाल देखो। ये वाला सवाल में क्या पूछ रहा था हमसे, प्रतिरोध के बारे में। इस वाले सवाल में हमसे किसके बारे में पूछ रहा है, प्रतिरोधकता के बारे में। मतलब ये हमसे रो के बारे में पूछ रहा है। तो आप कहोगे कि सर हमें तो जानते हैं, हम तो सूत्र से कर देंगे। लेकिन मैंने आपको एक बात बोली, क्या बोली, कि जो प्रतिरोधकता है वो लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर नहीं करती, लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। चाहे आप 2 गुना करो, चाहे आप 50 गुना करो, चाहे आप आधा करो, चाहे आप 1/4 करो, आप कुछ भी करो, प्रतिरोधकता वही रहेगी। तो हमने कहा, क्या कहा कि प्रतिरोधकता, हमने कहा कि प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रतिरोधकता पर क्या नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डन, समझ में आया? अब हम समझते हैं आगे का टॉपिक। चलो, अब हमारे पास है कि प्रतिरोधों का संयोजन। सबसे पहला सवाल यह है कि प्रतिरोधों का संयोजन जरूरी ही क्यों है, प्रतिरोधी का संयोजन होता क्या है, नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, सुनना ध्यान से। पहले हम देखते हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ना जरूरी क्यों है। मैंने कहा आपके घर पर 2 प्रतिरोध है, आपके घर पर क्या है, 2 प्रतिरोध रखे। एक प्रतिरोध है 1 ओम का। चलो मैं मान के चलता हूं कि आपके घर पे 2 प्रतिरोध रखे हुए हैं, और मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया हुआ है कि हम प्रतिरोध को कैसे बनाते हैं। तो जो पहली वाली क्लास नहीं देखी आपने, पहली वीडियो, तो वो देख के आना, समझ में आ जाएगा। तो मैंने कहा आपके पास 2 प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध है 2 ओम का और एक और प्रतिरोध है वो भी है 2 ओम का। और आपसे कहा जाए कि हमें कोई ऐसा संयोजन बनाना है। समझना ध्यान से, एक एक चीज को समझते हुए चलना। हमें क्या करना है, हमें करना है कि हमें इन 2 ओम के 2 प्रतिरोध जो है, इन दोनों को मिलाकर 1 ओम में कन्वर्ट करना है, इन दोनों को मिलाकर 4 ओम में कन्वर्ट करना है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं, या तो मुझे बताओ आपके घर पे 2 प्रतिरोध है 2-2 ओम के, अगर आपको ऐसा चालक तार चाहिए जिसका प्रतिरोध 6 ओम हो, आपको ऐसा चालक तार चाहिए जिसका प्रतिरोध 4 ओम हो, तो या तो आप क्या करो, या तो आप मार्केट जाओ और 4 ओम के प्रतिरोध वाला चालक तार खरीद कर लाओ, या फिर आप इन दोनों को इस प्रकार जमाओ, इस प्रकार जोड़ो कि ये दोनों मिलकर 4 ओम का काम कर दे। आपको क्या चाहिए, आपको 1 ओम का प्रतिरोध चाहिए, आपको 1 ओम का प्रतिरोध चाहिए। या तो क्या करोगे, आप मार्केट जाओगे और नया प्रतिरोध खरीद कर लाओगे। नया प्रतिरोध खरीदने का अर्थ है ऐसा चालक तार लेके आओगे जिसका प्रतिरोध 1 ओम है। या तो आप ऐसा करोगे, या फिर आप इन दोनों को इस प्रकार जोड़ोगे, इन दोनों को इस प्रकार जोड़ोगे कि इनका मान कितना निकल के आ जाए, 1 ओम निकल के आ जाए। इसलिए प्रतिरोधों का संयोजन आवश्यक है। अब आप जानते हैं कि प्रतिरोधों का साइन ये होता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये प्रतिरोधों के साइन है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से। प्रतिरोधों के संयोजन 2 प्रकार के होंगे, एक होगा श्रेणी क्रम संयोजन, एक होगा समांतर क्रम संयोजन। एक होगा श्रेणी क्रम संयोजन, एक होगा समांतर क्रम संयोजन। अब हम पढ़ने वाले हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, सुनना। हमारे पास हम 3 प्रतिरोध जोड़ रहे हैं, माना हम कितने प्रतिरोध जोड़ रहे हैं, 3 प्रतिरोध जोड़ रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों प्रतिरोधों को जोड़कर, इन तीनों प्रतिरोधों को जोड़कर हम एक इस प्रकार का परिणामी प्रतिरोध बनाना चाहते हैं।
इस प्रकार का परिणामी प्रतिरोध बनाना चाहते हैं, जो कि इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध होगा, जो कि इन तीनों का क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध होगा, आर तुल्य। तुल्य का अर्थ हो गया इन तीनों ने मिलकर जो काम किया वो अकेला ये काम कर देगा, इसे हम बोले तुल्य प्रतिरोध। तो हम तीनों को जोड़कर एक ऐसा प्रतिरोध बनाना चाहते हैं। इस परिपथ को पूरा करते हैं, ये हमने बेट लगा दी। तो हम चाहते हैं कि हम ये वाला काम कर दें, इससे ये बना दें। प्रतिरोध का साइन सब जानते हो। अब श्रेणी क्रम संयोजन क्या होगा, सुनना ध्यान से। तो श्रेणी क्रम संयोजन की सबसे पहले आपको डेफिनेशन, परिभाषा पता होनी चाहिए। क्या? पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, देखो ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगर दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा। तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या हुआ? किसी भी परिपथ में एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा उसके अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से, एक प्रतिरोध के दूसरा सिरा उसके अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। क्या कहा हमने? किसी चालक तार के एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब इस संयोजन में आपको कुछ बातें याद रखनी है। आपको क्या बातें याद रखनी है? ध्यान से। एक है हमारे पास समांतर क्रम संयोजन, एक है हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन। इधर देखना, एक है हमारे पास समांतर क्रम संयोजन, एक है हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन। ध्यान से एक एक बात को नोट करते हुए चलना, नोट्स बनाते हुए चलना। मैं क्या बात बोल रहा हूं ध्यान से। आपको दो चीजें याद रखनी है। क्या चीजें? अगर रास्ता बदलता है तो धारा भी बदलेगी। क्या कहा मैंने? नोट करना, सुनना अच्छे से। अगर रास्ता बदलता है तो धारा भी बदलेगी। अगर रास्ता नहीं बदलेगा तो धारा भी नहीं बदलेगी। अगर बिंदु बदलेंगे तो विभवांतर बदलेगा। अगर बिंदु नहीं बदलेंगे तो विभवांतर भी नहीं बदलेगा। रास्ता बदलने पर धारा बदलेगी, बिंदु बदलने पर विभवांतर बदलेगा। रास्ता बदलने पर धारा बदलेगी, बिंदु बदलने पर विभवांतर बदलेगा। याद रखना ध्यान से। अब मुझे एक बात बताओ कि इस प्रकार का संयोजन है, यहां से ये माइनस सिरा है, यहां से प्लस धारा निकली, यहां से होके जाएगी। अब मुझे बताओ ये धारा यहां आ गई, मुझे बताओ ये धारा क्या पूरे परिपथ में सेम रहेगी? क्या रास्ता बदल रहा है क्या? अगर रास्ता नहीं बदल रहा तो यहां भी अगर आई धारा है तो यहां भी आई धारा रहेगी और यहां भी आई ही धारा रहेगी, क्योंकि रास्ता नहीं बदल रहा। लेकिन क्या बदल रहे हैं? लेकिन बिंदु बदल रहे हैं। जैसे कि ये प्रतिरोध अलग बिंदुओं के बीच में था, ये प्रतिरोध अलग बिंदुओं के बीच में था, ये प्रतिरोध अलग बिंदुओं के बीच में था, इसलिए विभवांतर V1, V2 और V3, मतलब बिंदु बदलने पर विभवांतर और रास्ता बदलने पर धारा। अब यहां रास्ता नहीं बदल रहा, इसलिए सबके पास धारा क्या रहेगी? I। इसके पास भी धारा क्या रहेगी? I। इसके पास भी धारा क्या रहेगी? I। आगे बात समझ में? और मुझे बताओ ये क्या है? आर तुल्य प्रतिरोध। मैंने माना कि इसमें भी कितनी धारा बह रही है? I, और इसका विभवांतर है V। आगे बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं, सुनना। अब इसका डेरिवेशन करते हैं और मान के चलो कि श्रेणी क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन आपके कोर्स में है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मुझे एक बात बताना, यहां देखो, यहां देखना, सुनना ध्यान से। अगर मैं पहले प्रतिरोध की बात करूं तो पहले प्रतिरोध के लिए, कौन से प्रतिरोध के लिए? पहले प्रतिरोध के लिए, पहले प्रतिरोध के लिए। तो पहले प्रतिरोध के लिए अगर मैं ओम का नियम लगाऊं, कौन सा नियम लगाऊं? ओम का नियम, ओम का नियम लगाओ पहले प्रतिरोध के लिए। तो मुझे एक बात बताओ, ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर IR। ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर IR। अब मुझे एक बात बताना यहाँ पर कि यहाँ पर V का मान क्या है? V1। R का मान क्या है? R1। और धारा क्या है? I, क्योंकि धारा तो सब में सेम रहेगी। तो हमने क्या कहा? हम कह रहे हैं कि V बराबर तो क्या होगा? V1
I बराबर क्या होगा, I ही होगा क्योंकि इस धारा सब में सेम है, और R बराबर क्या होगा, R1। ये पहले प्रतिरोध के लिए हो गया। इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर 1 नाम। इसे क्या नाम दे दो आप, इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। मुझे बताओ इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध के लिए क्या होगा, V2 बराबर क्या होगा, IR2, इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार V3 बराबर क्या होगा, V3 बराबर होगा IR3। ये सब हमने क्या किया, ये सब हमने ओम के नियम से लिखा कि ओम का नियम V बराबर IR था, तो हमने पहले प्रतिरोध के लिए लगाया। हमने पहले प्रतिरोध के लिए क्या लगाया, हमने पहले प्रतिरोध के लिए लगाया, पहले प्रतिरोध के लिए विभवांतर V1 था, धारा I थी, और R तो V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2। क्या यार, ये भी परेशान कर रहा है ना, और V3 बराबर IR3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों प्रतिरोधों को जोड़कर हम क्या कर रहे हैं, एक तुल्य प्रतिरोध बना रहे हैं। तो तुल्य प्रतिरोध के लिए अगर मैं V का मान लिखूं तो V बराबर क्या होगा, IR तुल्य। होगा कि नहीं होगा, होगा। तो हम यही देख रहे हैं, इधर देखना। तो हमने कहा तुल्य परिपथ के लिए, किसके लिए, तुल्य परिपथ के लिए, तुल्य परिपथ के लिए। और तुल्य परिपथ के लिए हमारे पास V का मान क्या निकल के आया, V का मान निकल के आया IR तुल्य। इसे हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम जानते हैं, देखो V, चलो इसको नहीं लिखते हैं, एक मिनट रुकना, इधर देखो, सुनो, पहला वाला डायग्राम देखना। इस डायग्राम में आपको क्या है, ये जो विभवांतर हमने यहां बैटरी लगाई थी, ये बैटरी ही तो इन तीनों में बट रही थी। ये जो बैटरी हमने यहां पर लगाई वही तो तीनों में बटी हुई है। अर्थात हम कह सकते हैं यहां पर कि ये जो V है, ये V ही तो तीनों में बटा हुआ था, V1 में प्लस V2 में प्लस V3 में। अब आप सबके मान जानते हो, V का मान जानते हो, यहां से लिखो समीकरण 4 से। तो IR तुल्य बराबर V1 का मान लिखो, V1 का मान क्या लिखोगे, IR1 प्लस V2 का मान लिखो क्या है, IR2, V3 का मान लिखो क्या है, IR3। अब मुझे एक बात बताओ, ये है IR तुल्य बराबर, यहां से यहां भी I है, यहां भी I है, यहां भी I है, तो I से I कॉमन ले लो, तो कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से यहां से I क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो R तुल्य किसके बराबर आया, तो R तुल्य हमारे पास बराबर आया किसके, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया हमारे पास तुल्य प्रतिरोध। अब आप कहोगे कि सर ये इतना सब ज्ञान देने की क्या जरूरत थी, इससे है होगा क्या, तो इससे क्या होगा, ध्यान से देखना, आप ध्यान से एक एक चीज को समझते हुए। मैंने आपसे कहा कि हमारे पास दो प्रतिरोध थे 2-2 ओम के। अगर इन 2-2 ओम वाले प्रतिरोधों को, ये 1 ओम तो ये था और 1 ओम ये था, अगर इन 2-2 ओम वाले प्रतिरोधों को मैं श्रेणी क्रम में जोड़ दूं, कौन से क्रम में जोड़ दूं, श्रेणी क्रम में जोड़ दूं, तो मुझे बताओ क्या होगा। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो तुल्य प्रतिरोध आता है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो तुल्य प्रतिरोध आता है वो इन तीनों के योग के बराबर आया। इन तीनों को जोड़ने पर जो तुल्य प्रतिरोध आया ना, वो इन तीनों के योग के बराबर आया। मतलब जब भी हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, इन दोनों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा, श्रेणी क्रम में जोड़ते यहां से अगर मैं R का मान निकालूंगा, R तुल्य का मान निकालूंगा, तो ये 2 R1 का मान प्लस ये 2 R2 का मान, तो R बराबर कितना निकल के आया, 4। अर्थात अगर मेरे पास 2-2 ओम के 2 प्रतिरोध हैं और उनको मिलाकर मुझे 4 करना है, तो उन दोनों को मैं श्रेणी क्रम में जोड़ दूंगा, और ये न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं आगे। ये तो 3 प्रतिरोध हैं। अगर मुझे बताओ इस प्रकार अगर n प्रतिरोध हों, कितने प्रतिरोध हों, n,
इनका अर्थ होता है 1 हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, कुछ भी हो सकते हैं। तो n प्रतिरोध हैं, तो जो R तुल्य का मान है वो कितना निकल के आया? तो R तुल्य का मान जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 R3 R4 ऐसे कहां तक चलता रहेगा? Rn तक। ये हो गया तुल्य प्रतिरोध। नोट्स बनाते हुए चलना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में? अब हम पढ़ते हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन इसको समझते हैं, सुनना। श्रेणी क्रम संयोजन हमने समझा। श्रेणी क्रम संयोजन में आपको एक बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है आपको श्रेणी क्रम संयोजन में? कि इस संयोजन में आपको याद रखना है कि यहां धारा के लिए तीनों प्रतिरोधों का मान समान था। देखो यहां भी आई था, यहां भी आई था, यहां भी आई था, लेकिन यहां विभवांतर का मान अलग अलग है। अब हम कौन सा समांतर क्रम संयोजन पढ़ रहे हैं? कौन सा संयोजन पढ़ रहे हैं? पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, सुनना। मुझे बताओ, पहले हम समांतर क्रम संयोजन समझते हैं, तो आपको पहली बात परिभाषा पता होनी चाहिए। क्या परिभाषा पता होनी चाहिए? इधर देखो, सुनो। यदि सभी प्रतिरोधों के, ये देखो सभी प्रतिरोध है, कितने प्रतिरोध है यहाँ? 3। तो सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा, ये सबके पहले सिरे हैं, किसी एक बिंदु पर, ये देखो यहां पर मिल रहे हैं, ये देखो यहां पर मिल रहे हैं, ये देखो यहां पे मिल रहे हैं, तो सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा किसी एक बिंदु पर, सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा, ये कौन सा सिरा है? दूसरा सिरा किसी अन्य बिंदु पर मिल रहा हो। देखो इस बिंदु पर मिल रहा है। सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा किसी एक बिंदु पर, सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा किसी अन्य बिंदु पर मिल रहा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। इस प्रकार के संयोजन को हम क्या बोलते हैं? समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, किसी चालक तार के सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा किसी एक बिंदु पर और दूसरा सिरा किसी अन्य बिंदु पर जुड़ा, तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या बोलेंगे? समांतर क्रम संयोजन बोलेंगे या पार्श्व क्रम संयोजन बोलेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये माइनस है ये प्लस है, यहां से धारा निकली आई, तो मैंने आपको एक बात सिखाई थी, वापस बोलूंगा, कि रास्ता बदलने पर धारा बदलती है। तो मुझे तो यहां पर आई गई, तो यहां पर इसे कितने रास्ते मिले? 3 रास्ते मिले, तो यहां पर धारा क्या हो जाएगी? I1 I2 I3। यहां से धारा इसमें I1 गई, इसमें I2 गई, इसमें I3 गई। लेकिन मुझे बताओ, ये संयोजन 2 बिंदुओं के बीच में, देखो एक तो ये वाला बिंदु और एक ये वाला बिंदु, अगर ये 2 बिंदुओं के बीच में है तो इन सबका विभवांतर क्या सेम रहेगा? क्योंकि बिंदु बदलने पर विभवांतर बदल रहा है। अगर तीनों प्रतिरोधों के बिंदु ही नहीं बदले तो विभवांतर भी नहीं बदलेगा। श्रेणी में क्या था? श्रेणी क्रम में वहां पर V1 V2 V3 थे और धारा केवल I थी। यहां पर धारा क्या होगी? I1 I2 I3 और ये क्या होंगे? V। डन। अब इसका डेरिवेशन करते हैं अच्छे से, सुनना। इस प्रकार के संयोजन में सभी सिरों पर विभवांतर तो समान होंगे। देखो विभवांतर सबके समान है, किंतु धारा जो होगी वो अलग अलग होगी, विद्युत धारा जो होगी वो अलग अलग होगी। अब एक डेरिवेशन करते हैं, इधर देखना ध्यान से, आराम से अच्छे से समझते हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं? इधर देखो, हम करना चाह रहे हैं कि हम इन तीनों को जोड़कर हम एक ऐसा, 3 प्रतिरोधों को जोड़कर एक हम ऐसे तुल्य प्रतिरोध बनाना चाहते हैं। ऐसा, ये इसका विभवांतर V है, इसका जो प्रतिरोध है, तीनों को जोड़कर हम बनाना चाहते हैं तुल्य, और इसमें धारा होगी I। ऐसा हम इसको बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले प्रतिरोध के सिरे पर, यहां देखना, डेरिवेशन को देखना आराम से, ओम के नियम से, ओम का नियम लगा रहे। ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है V बराबर IR। V बराबर क्या कहता है? IR। V बराबर IR। हमने कहा कि अगर हम पहले प्रतिरोध के सिरे की बात करें, किसकी बात करें? पहले प्रतिरोध के सिरे की, तो पहले सिरे पर जब हम ओम का नियम लगाएंगे तो मुझे बताओ, विभवांतर तो V है, धारा I1 है और प्रतिरोध R1 है। पहले सिरे की बात करिए, जब पहले प्रतिरोध की बात करिए तो पहले प्रतिरोध पर R1 I1 और ये क्या है? V। इसे नाम दे दिया हमने, देखो V बराबर I1 R1। यहां से अगर मैं I1 का मान निकालूं तो क्या होगा? V और ये R1 गुणा में था, इधर जाके क्या हो जाएगा? भाग में। तो ये पहले प्रतिरोध के सिरे पर धारा आ गई। अगर मैं दूसरे प्रतिरोध के सिरे पर धारा निकालूं तो I2 बराबर क्या होगी? V बटे R2। इसे समीकरण नंबर हमने 2 नाम दे दिया। अगर मैं तीसरे प्रतिरोध के सिरे पर धारा निकालूं तो I3 बराबर क्या होगा? V बटे R3। ये बात समझ में आई कि नहीं?
क्योंकि तीनों पर विभवांतर का मान समान है तो हमने धारा, तो V बराबर I1 R1। तो मुझे एक बार बताओ, यहां से हमने I1 का मान निकाला तो V बटे R1, तो पहले प्रतिरोध के सिरे पर धारा, दूसरे प्रतिरोध के सिरे पर धारा, तीसरे प्रतिरोध के सिरे पर धारा। मुझे एक बार बताओ, ये तुल्य प्रतिरोध है तो इसके सिरों पर जो धारा होगी I, वो किसके बराबर होगी? वो होगी V बटे R तुल्य के। इसे नाम दे दिया मैंने समीकरण नंबर 4। तो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। अब हम कहना चाह रहे हैं, हम आपको बताना चाहते हैं क्या, ध्यान से, है ना, आगे चारों समीकरण। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो धारा I थी, ये I कितने भागों में बटी? 3 भागों में। I कितने भागों में बटी? I बट गई 3 भागों में। I किस किस में बटी? I बटी I1 प्लस I2 प्लस I3 में, 3 भागों में बट गई। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हमारे पास इन सबके मान है? I1 का मान है, I2 का मान है, I3 का मान है, क्या I का भी मान है? तो ये सब मान रखते हैं हम, इस वाले समीकरण में रखते हैं। तो इस वाले समीकरण में मान रखो, I का मान क्या है? तो I का मान है V बटे R तुल्य। I का मान कितना है? V बटे R तुल्य। I1 का मान कितना है? I1 का मान है V बटे R1। I2 का मान कितना है? I2 का मान है V बटे R2। I3 का मान कितना है? V बटे R3। तो मुझे एक बार बताओ, यहां पे V बटे R तुल्य अपनी जगह। अब मुझे बताओ, इसमें भी V, इसमें भी V, इसमें भी V, V हमने बाहर निकाल लिया, तो यहां केवल क्या बचेगा? 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटे R3। बचा कि नहीं बचा? बोलो यार, आई बात समझ में? इस V से ये V क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इस V से ये V क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल होने के बाद क्या करोगे भैया? कैंसिल होने के बाद आपके आ गया आंसर। आंसर क्या आया? 1 बटे R तुल्य बराबर 1 बटा R तुल्य बराबर क्या हो गया? 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। मतलब हमने क्या कहा, अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो R तुल्य किसके बराबर आता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 के। लेकिन जब हम समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1 बटा R तुल्य बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। अब हम कह रहे हैं, वो क्वेश्चन हमने देखा कि अगर वो 2-2 ओम के जो प्रतिरोध थे, इनको अगर हम समांतर क्रम में जोड़ दे, कौन से क्रम में जोड़ दे? समांतर। ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, तो हमारे पास तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा? तो हम जानते हैं कि इसके लिए हम निकालते हैं 1 बटा R बराबर समांतर क्रम संयोजन से 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2। 1 बटा R1 का मान कितना है? 2। R2 का मान भी कितना है? 2। तो मुझे बताओ 1 बटा R, आधा प्लस आधा, ये भी आधा है, ये भी आधा है, आधा और आधा कितना हुआ? 1। अब मुझे बताओ, ये 1 बटे R का मान आया, R का मान आया? 1 बटे R का, तो R का मान निकालेंगे तो इसका उल्टा कर दिया, तो इसका भी क्या करेंगे? उल्टा। इसका उल्टा 1 ही होगा। तो मुझे एक बार बताओ, R बराबर कितना ओम निकल के आया? 1 ओम। मतलब 2-2 ओम के 2 प्रतिरोध हैं। अगर उनसे हमें 4 ओम चाहिए तो उसे श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, अगर उनसे हमें 1 ओम चाहिए तो समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो हमें मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़ी और हमने पहले से ही उन दोनों को संयोजित करके 1 ओम और 4 ओम प्राप्त कर लिया है। आशा करता हूं कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो आपके सामने कमेंट बॉक्स है, उसमें सब कुछ लिख देना, है ना। और आपकी पढ़ाई को इतने अच्छे से करिएगा जिसकी कोई सीमा ना हो, क्योंकि आपको पता है आपके जो बोर्ड एग्जाम है वो बहुत जल्दी आने वाले हैं और आपकी बोर्ड एग्जाम की हेल्प करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं आपके लिए, है ना। तो आपको कोई भी दिक्कत हो, किसी भी चैप्टर में दिक्कत हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख लेना। आपको अगली क्लास में वो आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सोल्व करवा दी जाएगी। धन्यवाद।